Demonstrative Geometry, चैप्टर नंबर 10, थ्योरम 1। आज के इस लेसन में हम थ्योरम्स को सॉल्व करेंगे, थ्योरम्स को स्टडी करेंगे, और अगर मैं ये कहूँ कि थ्योरम्स को वेरीफाई करेंगे तो ये सबसे बेहतर होगा। तो आज के इस लेसन में हम कुछ थ्योरम्स वेरीफाई करेंगे, फर्स्ट और सेकंड थ्योरम्स। आपको पता है कि एक्सरसाइज 10.1 के बाद इस चैप्टर में 10 थ्योरम्स गिवन हैं, जिन्हें एक एक करके हम यहाँ पर वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए, थ्योरम्स को प्रूव करना ये यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड होंगी लॉजिकल बेस्ड, यानी कि लॉजिकल बेस्ड हमें यहाँ पर जो है वो पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे जिन्हें हमने वेरीफाई करना होगा। तो लिहाजा ये थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है इसे अंडरस्टैंड करना, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। और स्टूडेंट्स इस ज्योमेट्री यानी डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री में इतना दिलचस्पी भी नहीं रखते। इसकी वजह यह है कि यहाँ जो क्वेश्चंस है या जो कंटेंट है उसे अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी तवज्जो और मेहनत करें तो आई होप कि इसमें मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आपको 100% समझ नहीं आया तो एटलीस्ट 50 to 60% आपको समझ आएगा, एंड दैट्स इनफ। आगे जब आप नेक्स्ट ईयर्स या अगली क्लासेस में इन थ्योरम्स को फर्दर डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे तो फिर वहाँ आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो सकता है, अगर आपकी बेस थोड़ी सी इस हवाले से स्ट्रॉन्ग हो। इस थ्योरम से पहले हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री से रिलेटेड। एक तो स्पेशली ये जो वर्ड है डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री, इसको हमने डिस्कस किया था कि ये एक ऐसी टूल है, एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जहाँ पर हम थ्योरम्स को वेरीफाई करते हैं लॉजिकल बेस्ड, ठीक है ना, ऐसे स्टेटमेंट्स जिन्हें लॉजिकल बेस्ड हमें वेरीफाई करना पड़ता है। और इसके अलावा पास्टुलेट्स के बारे में हमने पढ़ा था, एक्सियम्स के बारे में पढ़ा था। ये एग्रीमेंट्स है मैथमेटिक्स में जिन्हें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, जिन्हें वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, और आप उसे एज इट इज़ तस्लीम करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, तो आते हैं थ्योरम के स्टेटमेंट की तरफ। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन स्टैंड्स ऑन अनदर स्ट्रेट लाइन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स। क्वेश्चन थ्योरम की स्टेटमेंट को अगर आप देख लें तो थ्योरम की स्टेटमेंट ये कह रही है कि अगर एक लाइन एक दूसरी लाइन के ऊपर खड़ी हो, अ स्ट्रेट लाइन स्टैंड्स ऑन अनदर स्ट्रेट लाइन, अगर एक सीधी लाइन दूसरी सीधी लाइन के ऊपर खड़ी हो, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स, वहाँ बनने वाले दो एंगल्स का सम यानी उनका प्लस करना या उनका एडिशन जो है वो इक्वल होगा टू राइट एंगल्स के। अब टू राइट एंगल्स का सम फिर क्या होगा, वन राइट एंगल इज 90 एंड द सेकंड राइट एंगल इज ऑल्सो 90, देन 90 + 90 इज 180। ये जो लिखा हुआ है ना, इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स। स्टेटमेंट ये कह रही है कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर खड़ी हो और दोनों सीधी लाइनें हो तो दोनों लाइनों के बीच बनने वाला एंगल जो है वो 180 डिग्री का होगा। टू राइट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है तो टू राइट एंगल्स यानी 90 + 90 180 डिग्री। अच्छा, इसको आगे जाने से पहले मैं आपके साथ यही बात दोबारा शेयर करूंगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि किसी भी सीधी लाइन पर बनने वाला एंगल जो है वो 180 डिग्री का होता है। ये एक पोस्टुलेट है, ये एक एग्रीमेंट है मैथमेटिक्स में कि किसी भी सीधी लाइन पर बनने वाली एंगल जो है वो हमेशा कितनी होती है, 180 डिग्री की। अब ये एग्रीमेंट कैसे बना, इन्हीं थ्योरम्स के ज़रिए, इन थ्योरम्स को वेरीफाई करके ये जो एग्रीमेंट्स है ये हमारे सामने मौजूद है, और उन्हीं ही को यूटिलाइज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये तो आपने आई होप पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि किसी भी सीधी लाइन पर बनने वाला एंगल 180 डिग्री का होता है। अगर नहीं तो आप प्रोटेक्टर यानी डी स्केल को उठाएं, वहाँ जो बेस लाइन होती है प्रोटेक्टर की सबसे नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो शुरू होती है 0 से और ख़त्म होती है 180 पर। इसका मतलब यही हुआ ना कि सीधी लाइन पर बनने वाला एंगल 180 डिग्री का होता है। और यहाँ थ्योरम की स्टेटमेंट भी यही कह रही है कि 180 डिग्री का होगा अगर एक सीधी लाइन दूसरी सीधी लाइन के ऊपर मौजूद हो, खड़ी हो, स्टैंड कर रही हो, तो उन दोनों लाइनों के बीच बनने वाला एंगल कितना होगा, टू राइट एंगल्स के इक्वल होगा, यानी 90 + 90 180 डिग्री। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो ये तो बात ऑलरेडी प्रूव्ड है,
ठीक है ना, ये बात तो ऑलरेडी प्रूव है, लेकिन इसको लॉजिक के जरिए प्रूव करना, डिफरेंट पॉइंट्स के जरिए डिटेल्स के साथ इस बात को एक्सप्लेन करना, यही है डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री, यही इस चैप्टर का नाम है। वैसे तो आपको पता है ना, ये सही कह रहे हैं और ये तो प्रूफ बात है, लेकिन जब आप इसको लॉजिक के जरिए प्रूव करेंगे कि क्यों, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। आते हैं इसके प्रूफ की तरफ। आप इस फिगर को देख सकते हैं। क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक लाइन है ए बी और इसके ऊपर एक सीधी लाइन पी सी स्टैंड कर रही है। ये जो डॉटेड लाइन है ये इस वक्त मौजूद नहीं है, ठीक है ना, इसको आप यूं समझे कि ये यहाँ पर मौजूद नहीं है। अच्छा, पेपर में मैं बता दूं, पेपर में आपको डायग्राम नहीं गिवन होगा, पेपर में आपको सिर्फ थ्योरम की स्टेटमेंट गिवन होती है और डायग्राम आपने खुद कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक। तो ये एक लाइन है ए बी जो बिल्कुल सीधी लाइन है, इस लाइन के ऊपर पी सी एक और लाइन स्टैंड कर रही है। थ्योरम ये कह रहा है कि इस लाइन और दोनों लाइनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो दो राइट एंगल्स के इक्वल है। बिल्कुल, अगर लाइन ए बी एक सीधी लाइन है तो लाइन पर बनने वाला एंगल 180 डिग्री होगा। अब 180 डिग्री का कुछ हिस्सा यहाँ बी पी सी या सी पी बी के बीच में बन रहा है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ और उसको फिर बाद में डिलीट कर दूंगा, ठीक है ना। एक एंगल यहाँ बन रहा है और दूसरा एंगल यहाँ बन रहा है। अब कुछ हिस्सा एंगल का यहाँ पर है 180 का और बाकी हिस्सा एंगल का यहाँ पर है 180 का। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 150 डिग्री है, ठीक है ना, सी पी ए, एंगल ए पी सी या सी पी ए अगर 150 डिग्री का है तो फिर एंगल सी पी बी कितना होगा? 30 डिग्री होगा, बिकॉज 30 प्लस 150 180, ठीक। अच्छा, अब हम ये बात साबित करेंगे कि इन दोनों लाइनों के बीच बनने वाला एंगल जो है वो डबल राइट एंगल्स यानी 180 डिग्री के इक्वल होता है। थ्योरम के कुछ असूल होते हैं। इसमें पहला ये है कि आपने सबसे पहले मेंशन करना है गिवन। यहाँ से इसका सोल्यूशन तो इसको नहीं कहेंगे, वेरिफिकेशन शुरू हो जाती है। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। क्या कुछ गिवन है इस थ्योरम में? थ्योरम में ये गिवन है कि एक लाइन सीधी लाइन है पी सी जो स्टैंड अपॉन यानी स्टैंड कर रही है दूसरी लाइन जो सीधी है ए बी पर, एंड मेक टू एंगल्स। यहाँ दो एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से? पहला एंगल बन रहा है बी पी सी, ये देखिए बी पी सी, आप इसे सी पी बी भी रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि थ्योरम में मैंने सी पी बी का यूज़ किया वर्ड, तो मैं यहाँ इसको बी पी सी की बजाय कर देता हूँ सी पी बी, ताकि आपके लिए आसानी रहे, सी पी बी, ठीक। दूसरा एंगल यहाँ पे बन रहा है सी पी ए। पहला कौन सा बन रहा है? सी पी बी, और दूसरा बन रहा है सी पी ए, ये बड़ा एंगल, ठीक। तो एक लाइन है पी सी जो एक दूसरी सीधी लाइन ए बी पर स्टैंड कर रही है, ठीक है ना। और इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल जो है, दो एंगल्स यहाँ बन रहे हैं। पहला है सी पी बी, दूसरा है सी पी ए। अब तक इस डॉटेड लाइन को आप अपने जहन से निकाल दें, पी डी, इसका अभी तक कोई वो नहीं। दूसरा जो इसमें रखना होता है थ्योरम में वो होता है टू प्रूफ। साबित क्या करना चाहते हैं आप? साबित ये करना चाहते हैं कि इन दोनों लाइनों के पर बनने वाला जो एंगल है वो दो राइट एंगल्स के इक्वल है। द सम ऑफ टू एंगल्स एम मेजर एंगल ए पी सी, मैं इसको सी पी ए कर देता हूँ ताकि ये दोनों एक जैसे रहे, आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ मैंने लिखा है सी पी ए, तो इसको भी मैं कर देता हूँ सी पी ए। याद रहे आपको कि सी पी ए और ए पी सी में कोई फर्क नहीं, जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है उसको आपने बस दरमियान में रखना है। फिर आप इसे ए पी सी पढ़ें या सी पी ए पढ़ें। चूंकि यहाँ मैंने सी पी ए लिखा हुआ है तो इधर भी मैं लिखूंगा सी पी ए। एम स्टैंड्स फॉर मेजरमेंट। मेजर ये सिंबल एंगल का है, मेजर एंगल सी पी ए एंड मेजर एंगल सी पी बी। दो एंगल्स बन रहे हैं और ये दोनों एंगल इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स। इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल है? टू राइट एंगल्स, यानी 180 डिग्री के। इसके बाद थ्योरम में आपने कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होती है अगर रिक्वायर्ड हो। जैसे पहले थ्योरम में हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जबकि जो दूसरा थ्योरम मैं करवाने जा रहा हूं उसमें हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक। इस चीज़ को साबित करने के लिए मुझे छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी और वो कंस्ट्रक्शन इस थ्योरम से ही रिलेटेड है। मैं क्या करने जा रहा हूं? एट पॉइंट पी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी डी विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। ये सिंबल आप देख रहे हैं, इसका मतलब है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि ये जो ऊपर वाली वर्टिकल लाइन है ये नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही है। आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल सीधी लाइनें जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे ये पी डी और ए बी, मैंने क्या किया? पॉइंट पी पर
जहाँ पॉइंट लाइन्स पी सी है, इसी पॉइंट पी पर मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की पी डी, जो कि लाइन सेगमेंट ए बी को 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये देख रहे हैं 90 डिग्री का। अगर इस लाइन सेगमेंट पी डी के लेफ्ट साइड पे एंगल 90 डिग्री का है और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो इट इज़ क्लियर दैट कि यहाँ पर भी बनने वाला एंगल, राइट साइड पे भी बनने वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। यानी ये लाइन पी डी जो परपेंडिकुलर है ए बी पर, और इसके दोनों जानिब लेफ्ट और राइट साइड पे दो राइट एंगल्स 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है ना? तो मैंने ये जो लाइन ड्रॉ की है ये इस थ्योरम से रिलेटेड है, और यही लाइन थ्योरम के स्टेटमेंट को प्रूव करती है कि एक ऐसी लाइन पी डी जो परपेंडिकुलर होगी ए बी पर, पी डी और ए बी के लेफ्ट और राइट पर बनने वाले एंगल्स जो है वो क्या होंगे? 2 राइट एंगल्स। लेकिन सिचुएशन यहाँ डिफरेंट है, यहाँ पी सी की बात हो रही है, ये एक्चुअल लाइन। ये तो आपने कंस्ट्रक्ट किया है ताकि आप इस थ्योरम को वेरीफाई कर सकें, ये आपको हेल्प आउट करेगा। कंस्ट्रक्शन भी हो गई, अब आते हैं प्रूफ की तरफ। अब इस बात को साबित करने जा रहे हैं जो थ्योरम के स्टेटमेंट में मौजूद है। अच्छा जी, अब आते हैं प्रूफ के लिए। फिर आप एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसके 2 कॉलम्स होंगे, स्टेटमेंट्स और रीजंस। आप जो भी बात यहाँ पे लिखेंगे उसको आप एक रीजन देके, एक सॉलिड लॉजिक यहाँ पर आप लिखेंगे कि आप ये स्टेप्स क्यों उठा रहे हैं जो आप यहाँ स्टेटमेंट्स में लिखने जा रहे हैं, अपने बयानिए में लिखने जा रहे हैं। यहाँ मैं 2 अजम्पशंस लेता हूँ, यहाँ पे 2 मैं पॉइंट्स सपोज करता हूँ। पहला मैं पहला स्टेटमेंट ये लिखता हूँ, इफ़ फर्ज करें फॉर एग्जांपल, इफ़ मेजर एंगल ए पी सी इज इक्वल टू मेजर एंगल सी पी बी। यहाँ जो लिखा हुआ है ए पी सी, ये सी पी ए या ए पी सी ए की वर्ड है। कहीं पर मैंने ए पी सी लिखा हुआ है तो कहीं पे सी पी ए आ रहा है। आई थिंक मैं इसको ए पी सी ही कर देता हूँ ताकि आपके लिए कन्फ्यूजन ना हो। ए पी सी, और इसको भी मैं ए पी सी ही कर देता हूँ, ए पी सी, और अब यहाँ पर भी ए पी सी। अब ये ठीक हो गया, ठीक है ना? सबसे पहले मैंने लिखा है कि लेट्स से हम ये कहते हैं कि इफ़ मेजर एंगल ए पी सी इज इक्वल टू मेजर एंगल सी पी बी। मैं ये कह रहा हूँ, फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? मैं सपोज कर रहा हूँ। ये मैंने रीज़न में क्या लिखा है? सपोजिशन। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता। आप देखें, ये है मेजर एंगल ए पी सी और दूसरा है मेजर एंगल सी पी बी। तो आप मुझे बताएं, क्या ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो सकते हैं? कभी भी नहीं। अगर ये 150 का है तो ये सिर्फ 30 डिग्री का होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, सपोज मैंने थ्योरम की फिगर नीचे भी रखी है, लेकिन आई थिंक ये उसमें नहीं आ रही है, इमेज में स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रही। चले मैं इसको थोड़ा यहाँ पे रख देता हूँ, बल्कि नहीं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही, इसको अपनी जगह पे ही छोड़ देते हैं। चलें, ठीक है ना? अच्छा, दोनों एंगल तो आपस में इक्वल नहीं हो सकते। एंगल मैं फिर आपको दिखा देता हूँ, ये ए पी सी और सी पी बी, ये एक छोटा एंगल है और ये बड़ा एंगल है। मैं यहाँ ड्रा भी कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये 2 एंगल्स की बात हो रही है, एक ये एंगल और दूसरा ये एंगल। क्या ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो सकते हैं? कभी भी नहीं। तो मैंने यहाँ पे रीज़न में लिखा है सपोज। अगर मैं कहूँ कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, अगर ये एंगल आपस में इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा? इन दोनों एंगल्स, ये जो दोनों एंगल्स है ये किसके इक्वल होंगे? 90 डिग्री के इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल 180 से तो नहीं बढ़ सकता ना स्ट्रेट लाइन पे। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, एंगल ए पी सी और एंगल सी पी बी, तो इसका मतलब है दोनों एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। ऐसे ही ना, बिकॉज 90 + 90 180। ठीक, अगर दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है तो इसका मतलब है दोनों एंगल्स किसके इक्वल होंगे? 90 डिग्री के इक्वल। साथ में मैं रीज़न क्या लिखूंगा? अब चूंकि ये पॉसिबल तो नहीं है ना, तो मैं लिखूंगा इट इज़ पॉसिबल व्हेन पी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये जो कंडीशन है ना, जो मैंने आपसे कही कि मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल एंगल एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल सी पी बी, ये तभी मुमकिन होगी जब ये लाइन पी सी जो है वो लाइन पी डी के ऊपर आ जाए। ठीक है ना? अगर ये लाइन पी डी के ऊपर आ जाए ना, लाइन पी सी, तब हम कह सकते हैं कि एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल सी पी बी। क्यों? क्योंकि ये लाइन पी डी जो है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है यहाँ पर एंगल 90 का बन रहा है। अगर लेफ्ट पे 90 का है तो राइट पे भी 90 का होगा। तो मैंने यहाँ पे रीज़न लिखा है यहाँ पे अगर ये मेजर एंगल ए पी सी मेजर एंगल सी पी बी के इक्वल है, जो हमने सपोज किया है, तो इसका मतलब है दोनों एंगल्स किसके इक्वल होंगे? 90 डिग्री के इक्वल होंगे। रीज़न भी साथ में आपने लिखना है। रीज़न आप ये लिखेंगे इट इज़ पॉसिबल व्हेन पी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी नहीं है। अच्छा, आगे मूव करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट इसके अपोजिट में ले रहा हूं, इफ मेजर एंगल ए पी सी इज नॉट इक्वल टू मेजर एंगल सी पी बी।
अब यहाँ भी मैं सपोज कर रहा हूँ, ठीक है ना, हालांकि बात यही सच है, APC CPB के इक्वल नहीं है, बट मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ, जैसे पहले स्टेटमेंट रॉन्ग थी ना, मैंने सपोज की, दूसरे स्टेटमेंट ट्रू है बट उसे भी मैंने सपोज किया है, मैंने इसको अभी तक सही कंसीडर नहीं किया है। अच्छा, इफ APC इज नॉट इक्वल टू CPB, तो इसका मतलब क्या होगा, देन मेजर एंगल BPD इज इक्वल टू मेजर एंगल CPB प्लस मेजर एंगल CPD विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, अब आ जाए फिगर की तरफ, ये किस चीज़ की बात कर रहा है, मैं निचला फिगर आपको दिखाता हूँ। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ ताकि ये दोनों नज़र आ जाए, लेकिन एक मिनट मैं इसको ज़रा देखता हूँ कि अगर ये पोजीशन इन फ्रंट पे तो है, फिर भी नहीं आ रहा ऊपर। हाँ, अब शायद थोड़ा ऊपर आ गया, शायद अब नज़र आ रहा हूँ, हाँ ये ठीक है ना। मैंने ये कहा कि मेजर एंगल APC इज़ नॉट इक्वल टू मेजर एंगल CPB। अगर मैं ये कहूँ कि APC CPB के इक्वल नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि एंगल BPD कौन सा है, ये BP और ये D, ये जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा मेजर एंगल CPB प्लस एंगल CPD। मैं यहाँ ये एंगल्स ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, ये देखिए, ये पहला एंगल और ये दूसरा एंगल। क्या हम कह सकते हैं कि मेजर एंगल BPD इज इक्वल टू एंगल CPB प्लस CPD? नाम का इशू नहीं है, आप CPB की जगह लिखे BPC और CPD की जगह लिखे DPC, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात क्लियर है ना कि ये जो राइट एंगल है यहाँ पर, ये BPD, ये इन दोनों एंगल के सम के इक्वल है। इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो ये 90 डिग्री के इक्वल आएगा, ठीक है ना। अगर ये 90 डिग्री एंगल है, यहाँ आप जितने भी एंगल्स ड्रॉ करेंगे और उन सबको जब आप ऐड करेंगे, उन सब का सम 90 डिग्री ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ दो एंगल्स इस वक्त बन रहे हैं BPD पर, कौन कौन से, पहला बन रहा है CPB और दूसरा बन रहा है CPD। तो मैंने ये लिखा है कि अगर मैं ये कहूँ कि एंगल APC एंगल CPB के इक्वल नहीं है पहले स्टेटमेंट की तरफ, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एंगल BPD जो है वो इन दो एंगल्स के इक्वल है, कौन से, CPB प्लस CPD के इक्वल है। अच्छा, जब आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो इनका सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि लाइन PD जो है वो AB को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री को, इसलिए मैंने लिखा है देन मेजर एंगल BPD, इस बड़े एंगल की बात हो रही है, ये इक्वल होगा मेजर एंगल CPB यानी CPB प्लस CPD, और इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री, क्योंकि लाइन PD जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 1, और साथ में मैं रीज़न क्या लिखूंगा, रीज़न में लिखूंगा कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो या दो से ज़्यादा एंगल्स को जब आप ऐड करते हैं और अगर उनका सम आ जाए 90 डिग्री, ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और दूसरी डेफिनेशन, दो या दो से ज़्यादा एंगल्स को जब आप ऐड करते हैं, अगर उनका सम 180 आ जाए यानी टू राइट एंगल्स बन जाए, उन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स 180 डिग्री। तो आप यहाँ गौर करें कि एंगल BPD पे जो दो एंगल्स बनने वाले हैं, पहले ये एंगल 1 जिसे हम कहेंगे CPB, दूसरा एंगल 2 जिसे हम कहेंगे CPD। क्या ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं या नहीं? बिल्कुल है, बिकॉज इनको ऐड करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल आएगा। कैसे पता चला 90 डिग्री का एंगल होगा? बिकॉज लाइन PD जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो ये चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, लिहाजा मैंने इसके रीजन में लिखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आगे चलें, एंड मेजर एंगल APD इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। कौन सा है ये? APD। मैंने शुरू में कहा था ना, अगर ये डॉटेड लाइन PD AB को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके दोनों जानिब एंगल 90 डिग्री का होगा। पहला तो मैंने आपको बता दिया, सम ऑफ एंगल CPB प्लस CPD इज 90 डिग्री। दूसरी साइड एंगल APD, ये यहाँ पे आपको सिंबल ही दिखा रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, तो मैंने लिखा एंड मेजर एंगल APD इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। उसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया और इसे मैं नाम दूंगा इक्वेशन 2 का नाम। लेकिन इसके रीज़न में क्या लिखेंगे? रीज़न में मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्शन। ये लाइन मैंने कंस्ट्रक्ट की थी ना, ये डॉटेड लाइन,
ये पहले से तो नहीं थी, पहले से तो सिर्फ पी सी थी। तो लाइन मैंने कंस्ट्रक्ट की थी ना, तो ये जो एंगल ए पी डी जो 90 डिग्री का ड्रॉ कर रहा है, ये कैसे वजूद में है, कैसे बना? कंस्ट्रक्शन, जब मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की तो फिर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी कंस्ट्रक्ट हो गया। आगे ये बड़ा दिलचस्प और इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसका अगला। मैंने क्या किया, एंगल इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहाँ पर ऐड करूँगा। अब मुझे लॉजिकली इस बात को साबित करना है ना कि ये दोनों एंगल ए पी सी और एंगल सी पी बी, ये जो एक्चुअल लाइंस है ए बी और पी सी, इनके दोनों साइड्स पर बनने वाला एंगल 180 डिग्री, यही हमने साबित करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूँगा। इनकी एडिशन ऐसे होगी कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ और राइट साइड को राइट साइड के साथ ऐड कर देंगे। ये जो देख रहे हैं ना, ये एंगल बी पी डी, ये इक्वल है एंगल सी पी बी और प्लस एंगल सी पी डी। यहाँ फिगर में भी देखें, बी पी डी इज इक्वल टू सी पी बी प्लस सी पी डी। तो इस वक्त लेफ्ट साइड में इसे लूँगा, ये भी लेफ्ट साइड है, ये दोनों चूंकि आपस में इक्वल है तो ये एक्चुअल लेफ्ट साइड है, ये होगा इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड और ये होगा इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड। इन दोनों को प्लस करेंगे, ये देखें मेजर एंगल ए पी डी प्लस मेजर एंगल बी पी डी, या पहले लिख के मेजर एंगल बी पी डी प्लस मेजर एंगल ए पी डी। और उसके बाद इनके राइट साइड्स, दोनों के राइट साइड्स 90 डिग्री के इक्वल है ना, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब मैंने रीजन में क्या लिखना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मैंने दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दिया। ठीक, अब आते हैं दोबारा एंगल मेजर एंगल बी पी डी, ये इक्वेशन 1 में देखें बी पी डी किसके इक्वल है, सी पी बी प्लस सी पी डी। तो मैं मेजर एंगल बी पी डी की जगह लिखने जा रहा हूँ मेजर एंगल सी पी डी प्लस मेजर एंगल सी पी बी। और फिगर में भी आप देखें एंगल बी पी डी जो है वो सी पी बी और सी पी डी के ही इक्वल है, लिहाजा इसकी जगह मैंने ये दो एंगल्स लिखे और ए पी डी एज इट इज आ गया। और राइट साइड 90 प्लस 90 180। रीजन में क्या लिखेंगे कि एंगल बी पी डी इज इक्वल टू सी पी बी, ये बी पी डी इज इक्वल टू एंगल सी पी बी, मैंने सी पी डी या सी पी बी पहले लिखे प्लस सी पी डी। ठीक है, पहले ये लिखे सी पी बी प्लस सी पी डी, मैंने यहाँ पे पहले लिखा है सी पी डी और फिर प्लस सी पी और बी। इसके अलावा यहाँ पे भी देख सकते हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है ना, एंगल बी पी डी इज इक्वल टू मेजर एंगल सी पी बी प्लस मेजर एंगल सी पी डी। इसकी जगह मैंने ये दोनों एंगल्स लिख दिए और रीज़न में साथ में यही लिख दिया कि ये एंगल इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल है। अच्छा, अब ये है वो टेक्निकल स्टेप जहाँ से ये लॉजिक जो है ना पूरी हो जाती है और थ्योरम प्रूफ हो जाता है। गौर से देखें, मैंने लिखा हुआ है मेजर एंगल ए पी डी प्लस मेजर एंगल सी पी डी प्लस मेजर एंगल सी पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब भी तो स्टेटमेंट ट्रू है ना, यहाँ देखें ये एंगल और ये दूसरी राइट एंगल, इनको ऐड करेंगे तो ये 90 बनेगा और एक 90 डिग्री का ये है, ये 180 डिग्री इक्वल है। अब तक भी स्टेटमेंट ट्रू है। अब आप आगे देखें, ये जो मेजर एंगल ए पी डी है, ए पी सी की तरफ आ जाए, मैं यहाँ लाइन लगा देता हूँ, बल्कि लाइन नहीं, यहाँ पे देखें ए पी और सी, ये वाली लाइन, ये जो एंगल है, जो बड़ी एंगल है, ठीक है ना, क्या ये एंगल ए पी डी प्लस ए पी सी के इक्वल है या नहीं? फिर से देखें, मुझे इसको हटाना पड़ेगा अभी इनको, ताकि अब आप कंफ्यूज ना हो। अब मैं बात कर रहा हूँ एंगल ए पी सी की, ठीक है ना, एंगल ए पी सी, क्या एंगल ए पी सी एंगल ए पी डी प्लस डी पी सी या सी पी डी के इक्वल है या नहीं? इस बड़े एंगल की बात करते हैं, मैं मेरे ख्याल से इसको एक दफ़ा अंडरलाइन कर देता हूँ। ये देखें, मैं इस वक्त इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये एंगल, यहाँ जो बड़ा एंगल बन रहा है ये, तो आप देखिए ये एंगल क्या इन दोनों एंगल के इक्वल है या नहीं? पहला कौन सा बनेगा, ए पी डी, और दूसरा कौन सा बनेगा, सी पी डी। दो एंगल्स बन रहे हैं ना यहाँ पर, एक ये और दूसरा यहाँ पे बन रहा है। तो क्या एंगल ए पी सी इन दोनों एंगल्स के इक्वल है या नहीं? बिल्कुल इक्वल है। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ जो ये मैंने लिखा हुआ है एंगल ए पी डी प्लस एंगल सी पी डी, इन दोनों को ज़रा गौर से देखें, ए पी डी प्लस सी पी डी, इन दोनों एंगल्स की जगह मैं एक एंगल लिख सकता हूँ ए पी सी, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इस बड़े एंगल्स के इक्वल एंगल के इक्वल है। फिर से देखिए, ए पी डी प्लस सी पी डी, ये दोनों एंगल्स क्या एक एंगल ए पी सी के इक्वल है या नहीं?
बिल्कुल है, इक्वल है। तो अब ये जो दो एंगल्स है ना, इसकी जगह मैंने लिखा मेजर एंगल APC, और बाकी जो मेजर एंगल CPB है वो एज इट इज़ रहेगा। टोटल यहाँ पे कितने एंगल्स हैं? 3 एंगल्स हैं। पहले जो दो एंगल है APD प्लस CPD, फिगर के अकॉर्डिंग APD और CPD इस बड़े एंगल APC के इक्वल आ रहे हैं, तो इन दोनों की जगह मैंने लिखा एंगल APC, और मेजर एंगल CPB एज इट इज़ मैंने छोड़ दिया। ये इक्वल होंगे 180 को हम लिख सकते हैं 2 राइट एंगल्स। तो बात तो सच हुई। ये देखें APC, और दूसरा कौन सा एंगल बच गया यहाँ पे, मैं वो भी ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे ग्रीन कलर से, ये। और वो कौन सा एंगल है? ये एंगल है CPB, यानी ये CPB। APC और CPB किसके इक्वल है? 2 राइट एंगल्स। कहाँ से आए 2 राइट एंगल्स? ये 180 की जगह मैंने लिखा 2 राइट एंगल। और रीज़न में क्या लिखेंगे? रीज़न में अभी जो मैंने यहाँ पे रेड लाइन से आपको शो कर दिया कि एंगल APD प्लस एंगल CPD इज इक्वल टू एंगल APC। APC की जगह नहीं, इन दोनों एंगल्स की जगह आपने एंगल APC लिख दिया यहाँ इस स्टेटमेंट में। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? हिंस द सम ऑफ 2 एंगल्स मेजर एंगल APC प्लस CPB इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। ठीक, इसमें एक बड़ा ही आखिर में एक बड़ा ही टेक्निकल काम हुआ है कि बाकी तो सब आपको आई थिंक समझ आ चुका होगा। ये जो आपने देखा यहाँ पर, जब हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया दोनों के लेफ़्ट साइड, ये इक्वेशन 1 का लेफ़्ट साइड है BPD, ये रहा, और ये इक्वेशन 2 का लेफ़्ट साइड है APD, और इस तरह इनके राइट साइड्स को भी हमने ऐड किया 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और रीज़न में मैंने लिखा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। उसके बाद यहाँ से दिलचस्प मरहला शुरू होता है। एंगल APD तो एज इट इज़ आ जाएगा। BPD को देखिए किसके इक्वल है BPD? मेजर एंगल CPB प्लस मेजर एंगल CPD। तो मेजर एंगल BPD की जगह मैंने लिखा मेजर एंगल CPD प्लस मेजर एंगल CPB। पहले 2 एंगल्स थे, अब 3 एंगल्स बन गए। इनको आप फिगर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये रहा एंगल BPD, ये वाला एंगल किसके इक्वल है? CPB प्लस CPD। ठीक है ना, ये CPB प्लस CPD इज इक्वल टू BPD। इसकी जगह ये 2 ऐड कर, साथ में वही चीज़ मैंने रीज़न में लिख दी कि एंगल BPD इज इक्वल टू एंगल CPD प्लस एंगल CPB। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया? उसके बाद ये जो 2 हिस्से हैं, देखिए पहले ये मैंने यहाँ BPD की जगह लिखा CPD और CPB। अब APD और CPD की जगह मैंने लिखा APC, बिकॉज फिगर वाजे आपको बता रहा है। ये देखें APD प्लस CPD इज इक्वल टू APC। आपने देखा कैसे यहाँ पर लॉजिक को हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है ना, एक दूसरे को कंबाइन करके एंगल्स को, इस चीज़ को हमने साबित कर दिया। और राइट साइड पे ऑलरेडी क्या है? 2 राइट एंगल्स। आखिर में आप लिखेंगे हिंस द सम ऑफ 2 एंगल्स मेजर एंगल APC एंड मेजर एंगल CPB इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। ये लॉजिक बेस्ड थ्योरम्स है, इन्हें दूसरे तरीके से वेरीफाई नहीं किया जा सकता। इन्हीं तरीक़ों से आप इसे वेरीफाई करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ चुकी होगी। ये आपके लिए एक नई चीज़ होगी, लिहाजा इसको अगर आप 1-2-3 दफ़ा गौर से देखें और फिर इसको देखें बिना इसे सॉल्व करेंगे, तो आई एम 100% श्योर कि आपको ये लॉजिक समझ आ जाएगी। ये जो मैंने बड़ी डिटेल से, इस पर काफ़ी टाइम लगा, हालांकि है बड़ा छोटा, लेकिन मैंने टाइम इसलिए इस पे लगाया ताकि आपको लॉजिक पूरी तरह से मैं समझा सकूं, जो खेल हमने यहाँ पर खेला। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इस थ्योरम को वेरीफाई कर लेंगे। आते हैं थ्योरम नंबर 2 की तरफ। थ्योरम नंबर 2 जो है वो थ्योरम नंबर 1 से मैच कर रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि इन दोनों थ्योरम्स को एक ही लेसन में एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए, if the sum of measures of 2 adjacent angles is equal to 2 right angles, the external arms of the angle are in a straight line। बिल्कुल उससे मैच कर रहे हैं। कह रहे हैं कि the sum of measures of 2 adjacent angles, adjacent angles ऐसे angles होते हैं जिनका एक ही वर्टेक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये लाइन CP देख रहे हैं, ये भी एक वर्टेक्स है जहाँ पर ये आर्म्स आपस में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 2 एंगल्स बन रहे हैं, एक इसके लेफ्ट और एक इसके राइट। तो ये लेफ्ट और राइट वाले जो एंगल्स हैं इन्हें पढ़ते हैं एडजेसेंट एंगल्स, बिकॉज वर्टेक्स एक है और एंगल्स 2 बन रहे हैं यहाँ पर। तो कह रहे कि इफ़ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। बिल्कुल आप देखें यहाँ पर
ये एक वर्टेक्स है और इसके लेफ्ट और राइट पे दो एंगल्स बन रहे हैं और दोनों टू राइट एंगल्स है, यानी डबल राइट एंगल्स मींस 180 डिग्री के हैं। द एक्सटर्नल आर्म्स ऑफ द एंगल आर इन अ स्ट्रेट लाइन। इस एंगल के जो एक्सटर्नल आर्म्स है, ये जो लेफ्ट और राइट पे फैले हुए हैं, ये सीधी लाइनें होंगी। तो क्या हम कह सकते हैं कि थ्योरम 2 जो है वो थ्योरम 1 का कन्वर्स है? याद है जो 10.1 में कन्वर्स ऑफ थ्योरम पढ़ा था, यानी एक थ्योरम दूसरे थ्योरम का अपोजिट है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर पहले थ्योरम में आपने क्या प्रूफ किया था कि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल 180 का होता है। दूसरे थ्योरम में आप क्या प्रूफ कर रहे हैं कि अगर किसी वर्टेक्स पर दो एडजेसेंट एंगल्स टू राइट एंगल्स के इक्वल है तो उनके एक्सटर्नल आर्म्स सीधी लाइन बनाएंगे, ठीक है ना। अब इन राइट एंगल्स के एक्सटर्नल आर्म PB और PA होगा। आप गौर से देखिए ये सीधी लाइन बन रही है। अब ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट तो वाजे है, सही कह रहा है, सच कह रहे हैं, द स्टेटमेंट इज ट्रू। लेकिन लेट्स वेरीफाई द स्टेटमेंट ऑन लॉजिकल बेसिस। इसे लॉजिकल बेस पर वेरीफाई करते हैं। अगेन थ्योरम के कुछ असूल होते हैं। सबसे पहले गिवन आपने लिखना है और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक ही फॉर्मेट नजर आएगा। गिवन में आपने ये दिया है कि लाइन PC जो है वो स्टैंड अपॉन AB सच दैट मेजर एंगल APC। गौर से देखिए ये है APC प्लस मेजर एंगल CPB, ये है CPB। दोनों 90 के इक्वल है तो 90 + 90 = 180 डिग्री। ये तो स्टेटमेंट में गिवन है कि लाइन PC जो है वो लाइन AB के ऊपर ऐसे खड़ी है कि एंगल APC और एंगल CPB को जब आप ऐड करते हैं, चूंकि दोनों 90 के इक्वल है तो 90 + 90 180 डिग्री। साबित क्या करना है? टू प्रूव द एक्सटर्नल आर्म्स, मैंने कहा ना एक्सटर्नल आर्म्स PA और PB है। द एक्सटर्नल आर्म्स PA एंड PB लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, उसी लाइन पर है और सीधी लाइन है। दैट इज APB इज अ स्ट्रेट लाइन। ये साबित करें कि APB ये एक सीधी लाइन है। साबित करते हैं इसको। बहुत ही छोटा थ्योरम है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको आसान तरीके से समझा दूं। या कुछ कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं। मैंने आपसे कहा ना कुछ थ्योरम्स में कंस्ट्रक्शन होगी और कुछ में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, गिवन क्या है? सबसे पहले जो भी मैं बयान दूंगा, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगा, उसके लिए एक सॉलिड रीज़न चाहिए होगा, एक सॉलिड लॉजिक चाहिए होगा मुझे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। अच्छा, हमारे पास मैंने पहले स्टेटमेंट ये लिखी है, मेजर एंगल APC प्लस मेजर एंगल CPB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखें APC प्लस CPB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो गिवन है। रीजन में मैं क्या लिखूंगा? गिवन। अच्छा, उसके बाद बट दीज एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं? क्या इन दोनों एंगल्स का एक ही वर्टेक्स है या नहीं? वर्टेक्स P बिल्कुल है। अगर ये एडजेसेंट एंगल्स है, hence their outer arms will be a straight line। इनके आउटर लाइन आर्म्स जो होंगे ना, ये लेफ्ट और राइट पर PA और PB, ये स्ट्रेट लाइन होंगे। क्यों? पोस्टुलेट ऑफ सप्लीमेंट्री, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं? दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री का इक्वल आ जाए उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, या दो से ज़्यादा एंगल्स। तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए क्या होना चाहिए? एक लाइन को दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखें, मैं फर्ज करें यहाँ पर 2-3 एंगल्स ड्रॉ करता हूँ। ये पहली एंगल, ये दूसरी एंगल। इस वक्त 3 एंगल्स यहाँ पे बन रही है, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। इन तीनों का सम जो है वो 90 डिग्री के एंगल के इक्वल होगा। तो हम कहेंगे ये तीनों एंगल्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ज़रूरी है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो। लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल का जो पोस्टुलेट है, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है पोस्टुलेट, एक ऐसी एग्रीमेंट जिसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज़ मानेंगे। याद है ना, पोस्टुलेट को डिफाइन किया था हमने, एक्सियम्स और पोस्टुलेट। तो पोस्टुलेट ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स का मुआयदा या एग्रीमेंट मैथमेटिक्स में ये है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा सीधी लाइन पर बनती है। थ्योरम को शुरू करने से पहले हमने कहा था कि हमारे पास बहुत से लॉजिकल बेस्ड यहाँ पर स्टेटमेंट्स होंगी, रीजंस होंगे। एक उनमें से ये भी है पोस्टुलेट ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो एंगल्स या दो से ज़्यादा एंगल्स, 5 से ज़्यादा एंगल्स, इवन 10 से ज़्यादा एंगल्स, अगर आप कहेंगे कि ये सप्लीमेंट्री है, तो वो सारे के सारे एंगल्स एक सीधी लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर एंगल APC और एंगल CPB एडजेसेंट एंगल्स है, एक ही वर्टेक्स पर है, और ये वर्टेक्स PB इस लाइन AB पर है, तो इसका मतलब है कि लाइन AB एक सीधी लाइन होगी। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा सीधी लाइन पर बनती है। ये मैंने यहाँ पे रीजन दे दिया। अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, कौन सी?
APC और CPB, तो इसका मतलब ये हुआ कि PA एंड PB लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। PA एक्सटर्नल आर्म्स, PB एक्सटर्नल आर्म, ये दोनों एक ही सीधी लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो वर्टेक्स P है ये इसी लाइन AB के ऊपर लाई कर रहा है, और जो वर्टेक्स P पर बनने वाले एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। अगर ये एंगल सप्लीमेंट्री है तो इनके आउटर आर्म्स यानी AP और PB वो सीधी लाइन पर होंगे। यहाँ कितने एंगल्स इस वक्त बन रहे हैं? 1 2 3 और ये चौथा 90 डिग्री। सबको ऐड करेंगे 90 + 90 180। ये सप्लीमेंट्री है तो लाइन APB शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, राइट? हेंस APB इज अ स्ट्रेट लाइन, APB इज अ स्ट्रेट लाइन। ये थी इस थ्योरम की वेरिफिकेशन। अगेन मैं आपसे कहूँगा, शायद आपको यहाँ पे 50% समझ आ चुका होगा। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जब हम छोटे होते थे, हमारे टीचर जब हमें पढ़ाते थे, वो दौर होता था कि क्लास में हम बैठे रहते थे टेबलों पे और ब्लैक बोर्ड होता था, टीचर के हाथ में वाइट चॉक होता था, तो टीचर उससे लिखवाता था। कभी समझ आ जाती थी कुछ बातें, कभी समझ नहीं आती थी। और उस वक्त तो ये इंटरनेट वगैरह का इतना दौर भी नहीं था, ChatGPT का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो बड़ी मुश्किलात होती थी हमें। लेकिन आज के दौर में तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप इंटरनेट के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप 2-3 दफ़ा इसको रिटन फॉर्म में लिखें, उसका एक और इम्पैक्ट होगा, वो एक और जो है ना वो स्ट्रक्चर आपके माइंड में बिल्ड करेगा, जिससे आपको मज़ीद ये थ्योरम को समझने में आसानी होगी। और अगर एक दफ़ा आपको ये लॉजिक्स समझ में आ गए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बाकी के थ्योरम्स, 8 जो थ्योरम्स रहते हैं वो बहुत ही आसान होंगे। थैंक यू सो मच।